हेलो दोस्तों, एडविक क्लासेस पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं हिंदी, और हिंदी में आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है उपसर्ग। आइए शुरू करते हैं। उपसर्ग। उपसर्ग की मैं बात करूं तो उपसर्ग को ही अंग्रेजी में बोलते हैं प्रीफिक्स। उपसर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। अब देखो, यदि यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ उपसर्ग का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होगा, तो आप उपसर्ग को सबसे पहले तोड़ लीजिएगा। उपसर्ग को जब हम तोड़ेंगे तो कितने शब्दों में टूटेगा? तो कहेंगे दो शब्दों में। एक होगा उप और दूसरा सर्ग। उपसर्ग दो शब्दों के योग से मिलकर बना है उप और सर्ग। यदि मैं बात करूं उप की, तो उप का मतलब होता है, उप का जो अर्थ होता है वो होता है समीप। यदि मैं उप के अर्थ की बात करूं तो उप का अर्थ क्या होता है? तो कहेंगे समीप। और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना या बनाना। सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना या बनाना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि मैं आपसे बोलूं कि बताओ उपसर्ग का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो आप उसको तोड़ लेना। सबसे पहले तोड़ेंगे उपसर्ग को तो दो शब्दों में टूटेगा, उप और सर्ग। उप का मतलब होगा समीप, और सर्ग का मतलब होता है बनाना या सृष्टि करना। अब बात आती है कि किसके समीप बनाएंगे या किसके समीप सृष्टि करना है, किसका हमें किसके समीप बनाना है या सृष्टि करना है। जब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में उठे तो जान लीजिएगा कि एक शब्द के समीप, जब किसी शब्द के समीप जब किसी शब्द के समीप किसी शब्द के समीप शब्द के समीप आकर एक नया शब्द बनाता है या बनता है, एक नया नया शब्द बनता है, तो उसे देखो, किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द बनाना। किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द क्या करना है? बनाना है। यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो बता देना किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द बनाना ही क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। ये तो था क्या? कहेंगे शाब्दिक अर्थ। ये क्या था आपका? तो कहेंगे शाब्दिक अर्थ था। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, ये तो हो गया शाब्दिक अर्थ। और उपसर्ग को ही हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी में बोलते हैं प्रीफिक्स। आइए उसके अनुसार देखते हैं क्या कुछ होता है। देखिए, उपसर्ग को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो कहेंगे बोलते हैं प्रीफिक्स। यहाँ पे क्या लिखा है? तो कहेंगे प्री लिखा है, फिर एक शब्द लिखा है क्या? तो कहेंगे फिक्स। प्री का मतलब क्या होता है? तो कहेंगे प्री का मतलब होता है पहले, और फिक्स का मतलब क्या होता है? तो कहेंगे लगना। प्री का मतलब क्या? तो कहेंगे पहले। अब फिक्स का मतलब क्या होता है? तो कहेंगे लगना। अब बात आती है किसके पहले लगेगा। आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ गया होगा कि किसके पहले लगेगा, किसके पहले लगेगा, किसके पहले लगेगा। देखो, प्रीफिक्स की बात करूं तो प्रीफिक्स भी दो शब्द से बना है, एक प्री और दूसरा क्या? तो कहेंगे फिक्स। प्री का मतलब पहले होता है और फिक्स का मतलब होता है लगना। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा कि आखिर किसके पहले लगेगा। तो ये जो लगेगा, ये शब्द के पहले लगेगा। किसके पहले लगेगा? तो कहेंगे शब्द के पहले लगेगा। किसके पहले लगेगा? तो कहेंगे शब्द के पहले लगेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी।
अब आपके दिमाग में इतना कुछ जानने के बाद एक चीज चल रहा होगा कि सर इधर भी आप बता रहे हैं कि शब्द के समीप लगेगा, शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, और शब्द के पहले लगेगा। ये जो बोल रहे हैं आप बार बार कि शब्द के पहले लगेगा, आखिर शब्द के पहले जो लगेगा उसको कहते क्या है, आखिर वो क्या है? तो देखो, जो शब्द के पहले लगेगा वो क्या होता है, तो कहेंगे शब्दांश। शब्द के पहले लगेगा वो क्या होगा, तो कहेंगे शब्दांश होगा। और उपसर्ग भी क्या होता है, तो कहेंगे उपसर्ग होता है शब्दांश। उपसर्ग भी क्या होता है, तो कहेंगे उपसर्ग भी जो है शब्दांश होते हैं। शब्दांश का मतलब होता है शब्द का अंश, शब्द का अंश। अंश का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे भाग या टुकड़ा। किसी एक शब्द के भाग या टुकड़े को हम क्या बोलते हैं, तो कहेंगे शब्दांश बोलते हैं। और उपसर्ग क्या होता है, तो कहेंगे शब्दांश होता है। और जब शब्दांश होगा तो जाहिर सी बात है जो उपसर्ग है वो कभी क्या नहीं हो सकता, शब्द। तो आपसे यदि कोई पूछे कि बताओ जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द होते हैं कि शब्दांश होते हैं, तो आप उनसे कह दीजिएगा कि जो उपसर्ग होते हैं वो शब्दांश होते हैं, न कि शब्द। तो नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा, बहुत जरूरी है कि उपसर्ग, नोट का मतलब हिंदी में क्या होता है, तो कहेंगे हिंदी में नोट को कहते हैं विशेष। उपसर्ग, उपसर्ग उपसर्ग शब्द न होकर शब्दांश होते हैं। उपसर्ग जो है वो शब्द नहीं होते बल्कि क्या होते हैं मेरे दोस्त, तो कहेंगे शब्दांश होते हैं। इतनी बात मोटी मोटा आपको समझ में आ गई होगी कि उपसर्ग दो शब्दों के योग से मिलकर बना है। एक को बोलते हैं उप और दूसरे को बोलते हैं सर्ग। उप का मतलब होता है समीप, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना या बनाना। यदि इसके शाब्दिक अर्थ की बात कर ले तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो कहता है कि किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द बनाना ही उपसर्ग कहलाता है। इसी उपसर्ग को हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्रीफिक्स। प्री का मतलब होता है पहले और फिक्स का मतलब होता है क्या, तो कहेंगे लगना। ये लगेगा कहाँ, तो किसी शब्द के पहले लगेगा। और उपसर्ग क्या होते हैं, तो उपसर्ग होते हैं शब्दांश। और ये जो उपसर्ग होता है ये किसी शब्द के कहाँ लगता है, तो कहेंगे पहले लगता है, या क्या बोलेंगे आगे लगता है। उपसर्ग शब्द के पहले लगेगा या क्या लगेगा, आगे लगेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? अगर इतनी बात मेरे दोस्त समझ में आ गई हो तो वीडियो को दबा के लाइक कीजिएगा और लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर चलते हैं आगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलते हैं। यदि मैं बात करूं उपसर्ग की, तो उपसर्ग में मैं आपको दो चीज बताया, एक बताया शब्द और दूसरा बताया क्या, तो कहेंगे शब्दांश। तो देखिए उपसर्ग में एक तो हो जाएगा आपका क्या, तो कहेंगे शब्दांश, और उपसर्ग भी क्या होते हैं, तो कहेंगे शब्दांश। शब्दांश का मतलब भी बता दिया कि शब्द का हिस्सा या भाग होता है। यही शब्दांश जब किसी शब्द में क्या करेगा मेरे दोस्त, जुड़ जाएगा। किसमें, शब्द में जुड़ जाएगा। जब यही शब्दांश किसी शब्द में जुड़ जाएगा तो जब जुड़ेगा तो एक नया शब्द बना देगा। क्या बनाएगा, तो कहेंगे नया शब्द बनाएगा। और यही नया शब्द, ये जो नया शब्द बनेगा, ये नया शब्द क्या कहलाएगा, तो कहेंगे उपसर्ग से बनने वाला शब्द। उपसर्ग से बनने वाला शब्द। अब आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, आइए निराकरण करते हैं। अब देखो शब्दांश क्या होते हैं, तो कहेंगे शब्दांश कहते हैं उपसर्ग को। शब्दांश क्या होगा, तो कहेंगे शब्दांश जो है उपसर्ग होता है। या ये कह सकते हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। और ये शब्दांश जिस शब्द में मेरे दोस्त जुड़ते हैं,
ये शब्दांश जिस शब्द में जुड़ता है वही शब्द क्या कहलाता है? तो कहते हैं वही शब्द कहलाता है मूल शब्द। ये शब्दांश जिस शब्द में जुड़ जाएगा वो शब्द क्या कहलाएगा? तो वो शब्द कहलाएगा मूल शब्द। इतनी बात समझ में आ गई? जब कोई उपसर्ग किसी मूल शब्द में मेरे दोस्त जुड़ जाएगा तो एक नया शब्द बनेगा। वही नया शब्द क्या कहलाएगा? तो कहेंगे उपसर्ग से बना शब्द। क्यों? क्योंकि ये जो उपसर्ग था इसी उपसर्ग से तो एक नया शब्द बन रहा है। तो कहेंगे हाँ बन रहा है। कब बन रहा है? जब ये उपसर्ग किसी मूल शब्द में क्या हो रहा है मेरे दोस्त? जुड़ रहा है। इस बात को समझना है तो आइए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैंने एक शब्दांश लिखा, क्या? परा। परा जो है एक शब्दांश लिया और इस शब्दांश में एक मूल शब्द जोड़ दिया। शब्द बोले या मूल शब्द बोले? बात। अब देखिए एक शब्द जोड़ दिया, क्या? तो कहेंगे जय। जय का मतलब क्या होता है? अर्थ क्या होता है? आपसे मैं पूछूं तो आप कहेंगे जय का मतलब होता है विजय। इतनी बात तो आप जानते हैं। जय का मतलब क्या है? तो कहेंगे विजय। जय एक शब्द है कि नहीं? तो कहेंगे हाँ है। लेकिन परा कोई शब्द नहीं है, बल्कि ये क्या है मेरे दोस्त? तो कहेंगे शब्दांश है। और शब्दांश ही क्या होता है? तो कहेंगे उपसर्ग होता है। तो शब्दांश भी है और क्या है? परा उपसर्ग भी है। और मैंने आपको बताया शुरुआत में कि जब कोई शब्दांश किसी शब्द में जुड़ जाए, ये जय क्या है? तो कहेंगे जय शब्द है। और जब कोई शब्दांश जिस शब्द में मेरे दोस्त जुड़ता है उसी शब्द को क्या बोलते हैं? तो कहेंगे उसी शब्द को बोल देते हैं मूल शब्द। तो जय यहां पे क्या है? तो कहेंगे मूल शब्द है। अब ये शब्दांश कौन सा? परा। जैसे ही परा जय शब्द में जुड़ा तो एक नया शब्द बनाया, क्या? तो कहेंगे पराजय। और पराजय का मतलब क्या होता है? तो कहेंगे पराजय का मतलब तो होता है हार। अब बताओ शब्द क्या था? जय। जय का मतलब क्या होता है? तो कहेंगे विजय। लेकिन परा उपसर्ग जैसे ही लगाया मैंने दोस्त तो एक नया शब्द बन गया, क्या? पराजय। जिसका मतलब क्या हो गया? तो कहेंगे हार। तो ये जो विजय था इसका जस्ट उल्टा है कि नहीं है? जब इससे भिन्न है तो क्या बन गया? नया। तो कहेंगे हाँ। ये जो पराजय है ये किससे बना शब्द है? यदि मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे ये तो उपसर्ग से बना शब्द है। ये उपसर्ग से बना शब्द है। आप कहेंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि जय इसमें मूल शब्द है। मूल शब्द में क्या जुड़ा? शब्दांश जुड़ा। जब शब्दांश जोड़े तभी बना है क्या? पराजय। और बार बार मैं बोल रहा हूं उपसर्ग को क्या? शब्दांश। तो ध्यान रखिएगा उपसर्ग को क्या बोलते हैं? शब्दांश। यदि आपसे कोई पूछे कि उपसर्ग शब्द है या शब्दांश है तो आप बताइएगा कि उपसर्ग शब्दांश होते हैं। ठीक है? इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि जब कोई शब्दांश किसी शब्द में जुड़ता है तो एक नया शब्द बनता है। और जो नया शब्द बनता है उसे बोलते हैं उपसर्ग से बना शब्द। उदाहरण में आपको मैंने दे दिया। और जो शब्दांश जिस शब्द में जुड़ता है उसी शब्द को क्या बोलेंगे? तो कहेंगे उसी शब्द को बोलते हैं मूल शब्द। इतनी बातें अगर मोटी मोटा आपको समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे दोस्त। फिर आगे मैं आपको समझाता हूं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ जो उपसर्ग है, उपसर्ग कितने तरीके से बनता है? आप कहेंगे सर ये क्या बेतुका क्वेश्चन कर रहे हैं कि उपसर्ग कितने तरीके से बनता है। तो यदि मैं आपसे पूछूं दोस्त कि बताओ उपसर्ग जो है कितने तरीके से बन सकता है, तो बताइए कितने तरीके से? यदि मैं उपसर्ग की बात करूं मेरे दोस्त कि कितने तरीके से बन सकता है, तो आप अपने दिमाग में याद रखिएगा कि जो उपसर्ग होता है वो तीन ही तरीके से बनता है। या तो बनेगा किसमें? विलोम के रूप में, या फिर बनेगा पर्यायवाची के रूप में, या विलोम के आधार पे बनेगा या पर्यायवाची के आधार पे बनेगा मेरे दोस्त, या नए विशेषता वाले शब्द के आधार पे बनेगा, या बोल सकते हैं नए अर्थ के आधार पे। नए विशेषता वाले शब्द के आधार पे बोले या क्या बोले?
नए शब्द, नए अर्थ के आधार पे। बात समझ में आई कि नहीं? यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ उपसर्ग को हम कितने तरीके से बना सकते हैं, तो उससे बता दीजिएगा उपसर्ग को हम 3 तरीके से बना सकते हैं, या उपसर्ग 3 तरीके से बन ही सकते हैं। कौन कौन? एक विलोम के आधार पे, दूसरा पर्यायवाची के आधार पे, और तीसरा नए अर्थ या नए शब्द के आधार पे। इतनी बात समझ में आ गई है तो आइए एक एक ट्रायल भी ले लिया जाए, एक एक उदाहरण भी ले लिया जाए। नहीं कहेंगे सर कि बताइए बिना उदाहरण का आप कैसे कह सकते हैं कि बताइए ये 3 आधार पे बनेगा? आधार भी तो आपको दिखाना है। तो आइए दिखाता हूं आधार। एक शब्द हमने लिया क्या? पक्ष। यदि मैं आपसे बोलूं कि बताओ पक्ष का उल्टा क्या होगा, तो आप कहेंगे पक्ष का उल्टा क्या होगा? विपक्ष। तो अगर मैं पक्ष में कौन सा वी उपसर्ग लगा दूं, पक्ष का मतलब जो अपने दल में हो, जैसे ही पक्ष शब्द में हमने क्या लगा दिया? बी उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब क्या? तो कहेंगे शब्दांश। पक्ष में जैसे ही लगाया बी उपसर्ग तो एक नया शब्द बन जाएगा, क्या? कहेंगे विपक्ष। अब विपक्ष का मतलब क्या होता है? दूसरे, जो दूसरे दल का हो, मतलब जो अपने दल में नहीं बल्कि किसमें? दूसरे दल में हो। तो बताइए पक्ष का उल्टा क्या होता है? तो कहेंगे पक्ष का जो उल्टा होता है वो होता है विपक्ष। अब विलोम का मतलब भी क्या होता है? तो कहेंगे उल्टा, मतलब अपोजिट। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो एक आधार ये हो गया कि जो विलोम बनता है वो, अरे जो उपसर्ग बनता है वो विलोम के आधार पे बनता है। आइए एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे हम बोले, एक शब्द लिए क्या? जय। आपसे पूछूं कि बताओ जय का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे जय का मतलब होता है तो जीत या विजय। जय का मतलब जीत या विजय। अगर मैं बोलूं कि बताओ जय का जो है उल्टा क्या होता है, तो कहेंगे आप पराजय होता है। तो जय शब्द में यदि हम जोड़ दें कौन सा उपसर्ग, तो कहेंगे परा उपसर्ग। तो एक नया शब्द बनेगा मेरे दोस्त, कौन सा? पराजय। कौन सा शब्द बनेगा? तो कहेंगे पराजय बनेगा। और बताइए जय का उल्टा क्या होता है, तो कहेंगे पराजय। या जय का विलोम क्या होता है, तो कहेंगे पराजय। तो बना कि नहीं? तो उपसर्ग जो बनता है और पराजय में मैं आपसे पूछूं कौन सा उपसर्ग है, तो कहेंगे परा। और मैं आपसे कहूं कि बताओ विपक्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो कहेंगे वी उपसर्ग है। तो उपसर्ग 3 ही तरीके से बन सकता है, या तो विलोम या पर्यायवाची या नए अर्थ या नए शब्द वाले, नए विशेषता वाले शब्द के शब्द जो है बनेगा। इतनी बात समझ में आई? अभी हमने देख लिया क्या, तो कहेंगे विलोम के आधार पे। अब हमें देखना क्या है, तो कहेंगे पर्यायवाची के आधार पे भी देख लेते हैं। एक शब्द हमने ले लिया यहां पे विनाश। क्या लिया? विनाश। यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ विनाश, छोड़िए 1 मिनट, ऐसे समझाऊंगा तो आप कहेंगे कि सर पल्ले ना पड़ा। एक शब्द हमने लिया क्या, तो कहेंगे नाश। यदि मैं आपसे बोलूं कि बताओ नाश का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर नाश का जो अर्थ होता है वो होता है बर्बादी। नाश का अर्थ क्या हो जाएगा, तो कहेंगे नाश का जो अर्थ होगा वो होगा बर्बादी। लिख देता हूं अगर आपकी इच्छा है तो। नाश का क्या अर्थ होगा, तो कहेंगे नाश का जो अर्थ है वो होता है बर्बादी। अब बताइए नाश का अर्थ जब होता है बर्बादी, तो नाश में यदि हम एक उपसर्ग लगा दे क्या, तो कहेंगे वी। जैसे ही वी उपसर्ग लगाएंगे तो एक नया शब्द बन जाएगा मेरे दोस्त, तो कहेंगे क्या? विनाश। क्या बनेगा, तो कहेंगे विनाश बनेगा। अब बताइए विनाश का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे विनाश का मतलब भी होता है बर्बादी। अब बताइए नाश का क्या, ये नाश का जो है पर्यायवाची विनाश है कि नहीं, तो कहेंगे हाँ सर, नाश का पर्यायवाची यहाँ पे विनाश है। विनाश और नाश एक ही है, क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है मेरे दोस्तों, कहेंगे पर्यायवाची हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। नाश में कोई उपसर्ग नहीं है, लेकिन विनाश में क्या लगा है, तो कहेंगे विनाश में तो लगा है वी उपसर्ग। तो उपसर्ग पर्यायवाची के आधार पे भी बनता है।
ये हमने नमूना अभी देख लिया। अब कहेंगे सर एक और एग्जाम्पल दे दीजिए, तो आपके सामने एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक लेते हैं शब्द भिन्न। यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ भिन्न शब्द का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे भिन्न का मतलब होता है अलग। भिन्न का मतलब क्या, तो कहेंगे अलग होता है। लेकिन इसी भिन्न शब्द में एक उपसर्ग लगा दे मेरे दोस्त, क्या, तो कहेंगे वी। जैसे ही वी जोड़ेंगे एक नया शब्द बना देगा, क्या, विभिन्न। और विभिन्न का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे विभिन्न का मतलब भी होता है अलग। विभिन्न का मतलब क्या, तो कहेंगे विभिन्न का मतलब भी होता है अलग। तो बताओ भिन्न का पर्यायवाची क्या है, तो कहेंगे भिन्न का पर्यायवाची तो विभिन्न है। किसका पर्यायवाची, विभिन्न का पर्याय, भिन्न का पर्यायवाची विभिन्न है, या विभिन्न का पर्यायवाची भिन्न है, बात एक ही है कि नहीं। तो भिन्न ये पर्यायवाची के आधार पे उपसर्ग बना कि नहीं, तो कहेंगे हाँ, उपसर्ग पर्यायवाची के भी आधार पे बनता है। दो हमने देख लिया, एक विलोम के आधार पे और दूसरा क्या, तो कहेंगे पर्यायवाची के आधार पे। अब देखते हैं नए अर्थ वाले। तो एक शब्द हमने लिया हार। मैं पूछूं हार का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे हार का मतलब तो होता है गले का हार, या पहनने वाला हार, गले का पहनने वाला हार, या फिर जीत हार वाला हार। हार का मतलब क्या, तो कहेंगे हार का मतलब दो ही हो सकता है, या तो ये गले में का हार, या तो जीत हार वाला, जय विजय वाला हार। बात समझ में आई कि नहीं। लेकिन इसी हार में जब हम दोस्त एक उपसर्ग जोड़ दिए प्र, तो एक नया शब्द बना देगा क्या, तो कहेंगे प्रहार। अब देखिए मैं पूछूं आपसे कि प्रहार का मतलब क्या है, तो कहेंगे प्रहार का मतलब तो होता है आक्रमण या आघात। प्रहार का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे आघात करना। अब बताइए यहां हार का अर्थ ना तो जीत हुआ, ना ही क्या हुआ, गले का हार का मतलब वो जीत हार वाला हार भी नहीं हुआ, ना ही गले का हार हुआ, बल्कि यहां हार जो था वो अलग ही अर्थ देने लगा। इसीलिए बोलते हैं नए अर्थ वाले शब्द। तो तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको कि उपसर्ग तीन ही तरीके से बनता है, या तो विलोम के आधार पे, या पर्यायवाची के आधार पे, या नए अर्थ वाले। अब आपके दिमाग में कुछ लोगों के चल रहा होगा कि सर इसका तो एक दिए, एक और दे दीजिए। आइए एक और दे देता हूं। एक शब्द हमने लिया शेष। शेष का मतलब मैं आपसे पूछूं तो कहेंगे सर शेष का मतलब तो होता है बचा हुआ। शेष का मतलब क्या, तो कहेंगे बचा हुआ। लेकिन इसमें जैसे ही हमने उपसर्ग लगाया एक वी, तो एक नया शब्द बनेगा मेरे दोस्त, क्या, तो कहेंगे विशेष। क्या बन जाएगा, विशेष। यदि मैं विशेष का मतलब पूछूं तो आप कहेंगे सर विशेष का मतलब तो होता है विशेष या असाधारण। विशेष का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे असाधारण। अब बताइए असाधारण विशेष का मतलब क्या, तो कहेंगे असाधारण होता है। तो बताइए यहाँ शेष क्या अर्थ दिया, तो कहेंगे शेष तो अर्थ दे रहा था बचा हुआ, लेकिन जैसे ही उपसर्ग लगाए इस शेष से भी अलग अर्थ देने लगा कि नहीं, तो कहेंगे हाँ अलग अर्थ देने लगा। और जब अलग अर्थ दिया, इससे अलग दिया, हटके दिया, तो क्या बोलेंगे, नए अर्थ वाले शब्द बोलेंगे कि नहीं, तो कहेंगे हाँ सर बोलेंगे। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि कोई भी उपसर्ग सिर्फ तीन ही तरीके से बन सकता है। एक विलोम के आधार पे, दूसरा पर्यायवाची के आधार पे, तीसरा नए अर्थ वाले शब्द के आधार पे। इतनी बात समझ में आ गई हो तो मेरे दोस्त लीजिए सबसे पहले स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे, बात करते हैं परिभाषा की, फिर संख्या की बात करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलते हैं और बात करते हैं परिभाषा की। तो परिभाषा कहता है कि उपसर्ग 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 वे शब्दांश होते हैं
वे शब्दांश होते हैं उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर या तो इतनी बात ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर या तो उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या तो उसमें उसमें विशेषता ला देते हैं इतनी बात तो आपको पहले ही समझ में आ गई होगी, जब मैं एग्जाम्पल वगैरह दे रहा था और बेस में तोड़ के बता रहा था। तो ये चीज़ें तो आप बहुत पहले ही समझ गए थे कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के कहाँ लगते हैं मेरे दोस्तों, कहेंगे पहले लगते हैं। अब पहले लगेंगे तो उसके अर्थ में क्या ला देंगे मेरे दोस्त, तो कहेंगे उसके अर्थ में ला देंगे परिवर्तन, या परिवर्तन नहीं दिखेगा तो लास्ट में क्या दिखेगा आपको, तो कहेंगे विशेषता ला देंगे उसमें। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये रहा परिभाषा, और परिभाषा तो हो चुका है मेरे दोस्त। अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलें। अब दो चीजें आप याद रखिएगा। कितनी बातें? दो बातें। दो बातें आपको हमेशा याद रखना है, या आपके लिए काम देगा मेरे दोस्त। पहला, उपसर्ग जिस शब्द में लगता है, उपसर्ग जिस शब्द में लगता है, उपसर्ग जिस शब्द में लगता है उसे मूल शब्द कहते हैं। उपसर्ग जिस शब्द में लगेगा उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे मूल शब्द। ये बातें भी मैंने आपको पीछे ही बता दिया है। दूसरा, उपसर्ग विधि से बने शब्द का अर्थ मूल शब्द के आसपास ही होता है। आसपास। और दूसरा याद रखिएगा मेरे दोस्त कि उपसर्ग विधि से जो बनेगा शब्द, उसका जो अर्थ होगा वो मूल शब्द के आसपास ही उसका अर्थ होगा। आसपास का मतलब क्या है, तो कहेंगे इर्द गिर्द ही या उसके नजदीक। बात समझ में आई कि नहीं? कुछ लोग कह रहे होंगे सर ये बात तो हमें पल्ले ही नहीं पड़ी। अजब मेरे दोस्त, आपको पल्ले नहीं पड़ी तो मैं आगे जाऊंगा नहीं। तो आइए एक दो उदाहरण देता हूं जिससे आपको आ जाए समझ में।
एक शब्द हमने लिया दोस्त, योग्य। यदि मैं आपसे बोलूं कि बताओ योग्य का जो है अर्थ, योग्य एक शब्द है और इस योग्य शब्द का अर्थ क्या होगा, तो आप कहेंगे कि योग्य शब्द का अर्थ जो होता है वो होगा नालायक। सही कहे ना? कुछ लोग हंस रहे होंगे, कह रहे होंगे कि सर योग्य का मतलब तो होता है लायक, लेकिन आप बता रहे हैं नालायक। योग्य का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे होता है लायक। और इसी योग्य शब्द में दोस्त जब हम जोड़ देंगे एक उपसर्ग, क्या लगा देंगे, एक उपसर्ग, कौन सा, अ, और फिर लिखेंगे मूल शब्द, क्या, तो कहेंगे योग्य। अभी देखो हमने कहा कि उपसर्ग विधि से, और उपसर्ग जिस शब्द में लगता है उसे क्या कहते हैं, तो कहेंगे उसे मूल शब्द कहते हैं। ये उपसर्ग किस में लगा है, तो कहेंगे योग्य शब्द में लगा है। योग्य का मतलब क्या, तो कहेंगे नालायक। योग्य क्या है, शब्द है, और ये उपसर्ग किस में लगा, योग्य में, तो योग्य यहाँ पे क्या है, तो कहेंगे मूल शब्द है। योग्य यहाँ पे क्या है, मूल शब्द है, और यहाँ पे अ क्या है मेरे दोस्त, तो कहेंगे अ जो है वो उपसर्ग है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी पहली लाइन की। दूसरा नियम कह रहा था उपसर्ग विधि से बने शब्द का अर्थ मूल शब्द के आसपास ही होता है। तो आइए देखते हैं। अब अ जैसे ही योग्य में जुड़ा क्या बन गया मेरे दोस्त, तो कहेंगे बन जाएगा अयोग्य। उपसर्ग विधि से नया शब्द बन गया, तो कहेंगे हाँ बन गया। अब मैं आपसे पूछूं कि अयोग्य का अर्थ क्या होता है, तो कहेंगे सर अयोग्य का अर्थ होता है नालायक। अयोग्य का अर्थ क्या होता है, तो बोलेंगे नालायक। अब देखिए योग्य का मतलब क्या, तो कहेंगे लायक, ये मूल शब्द का अर्थ है। और अयोग्य जो नया शब्द बना है उपसर्ग की मदद से, उसका अर्थ क्या निकल रहा है, तो कहेंगे नालायक। लायक और नालायक, तो यदि मैं बात करूं इन दोनों अर्थों की, तो ये दोनों अर्थ मिल रहे हैं कि नहीं, मूल शब्द का अर्थ और उपसर्ग से बनने वाले नए शब्द का अर्थ दोनों एक दूसरे के इर्द गिर्द या आसपास हैं कि नहीं, तो कहेंगे हाँ सर हैं। यही बात तो ये दूसरे लाइन में कह रहा था मेरे दोस्त, इतना इजी। एक शब्द और लेते हैं। एक शब्द लिया हमने वन। वन का मतलब क्या मेरे दोस्त, तो कहेंगे वन का मतलब तो होता है जंगल। वन का मतलब क्या, तो कहेंगे वन का मतलब होगा जंगल। और जंगल की मैं आपसे पूछूं कि बताओ दोस्त विशेषता क्या होगा, जंगल की विशेषता क्या है, विशेषता का मतलब क्या, तो कहेंगे खासियत। तो यहाँ जो पशु पक्षी, जंगल के जो पशु पक्षी होते हैं मेरे दोस्त, क्या, तो कहेंगे पशु पक्षी, ये कैसे किस रूप में होते हैं, स्वतंत्र होते हैं कि परतंत्र, तो कहेंगे पशु पक्षी यहाँ के स्वतंत्र होते हैं। यहाँ पे कोई बाधा नहीं है कि है, कोई पाबंदी है, तो कहेंगे नहीं है। तो जंगल की खासियत या विशेषता क्या है कि वहाँ स्वतंत्र हैं पशु पक्षी जीव जंतु। और इसी वन शब्द में एक उपसर्ग हमने डाल दिया, क्या, उप। अब एक नया शब्द बनाएगा कि नहीं मेरे दोस्त, कहेंगे हाँ बनाएगा। क्या बनेगा, उपवन। क्या बना, उपवन। उपवन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, तो कहेंगे बगीचा। जंगल का कैसा रूप, तो कहेंगे छोटा रूप। जो बगीचा होगा मेरे दोस्त, तो बताओ बगीचे की विशेषता क्या होगी। इसकी मैं विशेषता की बात करूं तो इसकी विशेषता क्या है, तो कहेंगे इसकी खासियत यह है कि ये माली के देख रेख, माली जो होगा बगीचे का उसके अनुसार चलेगा। मतलब मैं आपसे पूछूं क्या यहाँ स्वतंत्रता है, तो कहेंगे आप यहाँ स्वतंत्रता तो नहीं मिलेगी गुरुजी, यहाँ स्वतंत्रता नहीं होगी, आजादी नहीं है। लेकिन अगर मैं इन दोनों के अर्थ की बात करूं, मूल शब्द का अर्थ और इसका अर्थ, तो दोनों आसपास हैं, एक दूसरे के इर्द गिर्द हैं कि नहीं, तो कहेंगे हाँ है। दोनों का अर्थ मिलता जुलता है। बस यही बात ये कह रहा था मेरे दोस्त, कुछ खास नहीं था। अब मैं आपसे कहूं कि बताओ उपवन में मूल शब्द क्या है और मूल शब्द क्या है और उपसर्ग क्या है, तो मूल शब्द क्या हो जाएगा, तो कहेंगे वन मूल शब्द है और उप यहां जो लिखा है ये उपसर्ग है। यही बात पहला नियम कह रहा था कि उपसर्ग उपसर्ग जिस शब्द में जुड़ता है उसे मूल शब्द कहते हैं। बात समझ में आएगी तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलें। अब बात करते हैं उपसर्गों के संख्या की। अब बात करते हैं उपसर्गों की संख्या की। उपसर्गों की संख्या। यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ उपसर्गों की संख्या कितनी, अब कहेंगे सर ऐसे कैसे बता देंगे। यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी है, संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी है। आपसे कोई पूछे कि बताओ संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी, तो उसे बता दीजिएगा कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है। संस्कृत में कितने उपसर्ग, तो संस्कृत में होते हैं 22 उपसर्ग। यदि आपसे कोई पूछ ले कि बताओ हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है, यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो उससे बता दीजिएगा कि हिंदी भाषा में उपसर्गों की संख्या 13 है। हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं, तो बता दीजिएगा हिंदी में कुल 13 उपसर्ग होते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ उर्दू फारसी या क्या पूछ ले, अरबी, उर्दू फारसी अरबी के उपसर्गों की संख्या कितनी, किसकी, उपसर्गों की संख्या कितनी है। यदि आपसे ऐसा कोई प्रश्न करे मेरे दोस्त, तो उससे बता दीजिएगा कितना, 19। यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ अंग्रेजी के उपसर्गों की संख्या कितनी, अंग्रेजी के उपसर्गों की संख्या कितनी, तो उससे बता दीजिएगा अंग्रेजी में उपसर्ग होते हैं 6, हिंदी में 13, अरबी उर्दू फारसी के 19 और संस्कृत के 22। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी, तो बता दीजिएगा 22। कोई पूछे हिंदी में तो बता दीजिएगा 13। कोई पूछे उर्दू फारसी अरबी के उपसर्गों की संख्या तो बता दीजिएगा 19। कोई पूछे अंग्रेजी भाषा के उपसर्गों की संख्या कितनी, तो बता दीजिएगा 6। लेकिन मेरे दोस्त, ये संख्या तो बता दिया मैंने, लेकिन एक ऐसे हिंदी के प्रकांड विद्वान है जिनका नाम लेके पूछता है कि बताओ उनके अनुसार उपसर्गों की संख्या कितनी। तब हो जाता है बवाल, तब वहां काम नहीं देता कौन सा, ये वाला। जब किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के अनुसार पूछेगा, तब उस व्यक्ति का नाम मैं बताऊंगा और उसके अनुसार बताऊंगा कि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है। तो लीजिए सबसे पहले स्क्रीनशॉट, फिर वासुदेव नंदन प्रसाद जी के अनुसार भी देख लेते हैं उपसर्गों की संख्या कितनी है। इसलिए देखना जरूरी है मेरे दोस्त कि अब एग्जामिनर यहाँ से बार बार आपसे क्वेश्चन पूछता है इनके अनुसार। और जब इनके अनुसार पूछता है तो हम गलत करके चले आते हैं, क्योंकि हमें तो याद ये होता है और उनके अनुसार हमें याद होता नहीं है, इसलिए हमसे क्या हो जाती है हमेशा गलतियां। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं, उनके अनुसार बात करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं उपसर्गों की संख्या की। फिर से उपसर्गों की संख्या। अब कुछ लोग कहेंगे सर पागल हो गए हैं क्या, फिर से काहे लिख रहे हैं। उपसर्गों की संख्या पढ़ेंगे दोस्त, लेकिन किसके अनुसार, वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार।
प्रसाद के अनुसार। इस बार हम लोग उपसर्गों की संख्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त, लेकिन किसके अनुसार? वासुदेव नंदन प्रसाद जी के अनुसार उपसर्गों की क्या पढ़ेंगे? संख्या। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी? संस्कृत में उपसर्गों की संख्या किसके अनुसार मेरे दोस्त? वासुदेव नंदन प्रसाद जी के अनुसार आपसे कोई कहे कि बताओ संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी, तो उससे बता दीजिएगा इनके अनुसार संस्कृत में उपसर्गों की संख्या जो है 19 है। यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ वासुदेव नंदन प्रसाद जी के अनुसार हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है, किसके अनुसार? वासुदेव नंदन प्रसाद जी के अनुसार हिंदी में उपसर्गों की संख्या आपसे पूछे तो बता दीजिएगा इनके अनुसार हिंदी में उपसर्गों की संख्या है 10। यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ वासुदेव नंदन प्रसाद जी के अनुसार उर्दू में उपसर्गों की संख्या कितनी है, किसके अनुसार? वासुदेव नंदन प्रसाद जी के अनुसार आपसे पूछे तो उससे बता दीजिएगा इनके अनुसार उर्दू में कितने उपसर्ग? 12 उपसर्ग होते हैं। किसके अनुसार? वासुदेव नंदन प्रसाद जी के अनुसार। बात समझ में आई कि नहीं? जब इनके अनुसार पूछेगा तो ऐसे लगाइएगा, और जब इनके अनुसार नहीं पूछेगा तो ये तो है ही, ऐसे पूछेगा तो ये है, और नाम लेके पूछेगा इनका तो ये है। तो इसका मेरे दोस्त स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे, बात करते हैं निंजा ट्रिक की। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए अब बात करते हैं आगे कुछ ट्रिक की। उपसर्ग को सॉल्व करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी मेरे दोस्त? तो कहेंगे ट्रिक की। एक खतरनाक ट्रिक आपको बताता हूं, उसके मदद से पूरे जितने भी उपसर्ग हैं सबको चुटकियों में सॉल्व कर दोगे मेरे दोस्त। आपको माथा खपाना नहीं है। आपसे मूल शब्द पूछेगा तो मूल शब्द आप बता दोगे, आपसे उपसर्ग पूछेगा तो उपसर्ग भी बता दोगे उससे। तो आइए वो सस्ता सा ट्रिक लिख लेते हैं। अब कहेंगे सर आप बोल रहे हैं ट्रिक भी और सस्ता भी, बेइज्जती भी कर रहे हैं। तो देखिए आपको सबसे पहले काम क्या करना है कि पीछे से, किसके? शब्द के पीछे से, जो उपसर्ग से बना शब्द होगा उसमें पीछे से क्या करना है? पीछे से सार्थक शब्द बनाना है। पीछे से सार्थक शब्द बनाना है। अब देखो पीछे से क्या करना है आपको? सार्थक शब्द बनाना है। अब पीछे से जो सार्थक शब्द बनेगा, पीछे से जो सार्थक शब्द बनेगा, जो सार्थक शब्द बनेगा उसे मूल शब्द कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? पीछे से आपको सबसे पहले क्या करना है कि पीछे से सार्थक शब्द बनाना है। पीछे का जो सार्थक शब्द मेरे दोस्त बनेगा वो क्या होगा? तो कहेंगे वो कहलाएगा मूल शब्द, या वही मूल शब्द होगा। और आगे का
आगे का जो जो शब्दांश बचेगा, जो शब्दांश बचेगा वह उपसर्ग होगा, उपसर्ग होगा। देखो ये ट्रिक आपको याद रखना है दोस्त। आपको दिखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, अभी प्रैक्टिस कराएंगे तो ये नन्हा मुन्ना सा बच्चा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कह रहा है पीछे से सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि पीछे से सार्थक शब्द बनाना है। पीछे का जो सार्थक शब्द बनेगा दोस्त वही कहलाएगा मूल शब्द, और आगे का इधर का इस साइड का जो बचेगा आपका वो शब्दांश क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। अब बारी आ गई है प्रैक्टिस की, कुछ करा के दिखाता हूं। नहीं आप कहेंगे सर सस्ता ट्रिक दिए लेकिन काम नहीं कर रहा है। अब देखिए एक शब्द हमने लिखा पराजय, क्या लिखा, पराजय। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ पराजय में उपसर्ग और मूल शब्द आपको क्या करना है मेरे दोस्त, बताना है। क्या क्या बताना है, मूल शब्द भी बताना है, ये मूल शब्द भी बताना है आपको, शब्दांश का मतलब क्या तो कहेंगे उपसर्ग भी बताना है। बात समझ में आई कि नहीं, किसमें, पराजय में। अब देखो नियम क्या कहता था, पीछे से सार्थक शब्द बनाना है। तो इधर से आप चलिए क्या बनाइए, सार्थक शब्द, ये क्या है पीछे। इधर से देखेंगे हम तो सार्थक शब्द क्या बन रहा है, तो कहेंगे इधर से सार्थक शब्द बन रहा है जय। कौन सा बना, तो कहेंगे जय जो है सार्थक शब्द है। ऐसी सार्थक शब्द को पीछे का जो सार्थक शब्द बनेगा मेरे दोस्त वही क्या कहलाएगा, तो कह रहा है मूल शब्द कहलाएगा। पीछे का जो सार्थक शब्द बनेगा वो क्या, तो कहेंगे मूल शब्द कहलाएगा। और आगे के हिस्से में बच गया क्या मेरे दोस्त, तो कहेंगे परा बचा है। क्या बचा है, परा। अरे परा क्या है मेरे दोस्त, तो कहेंगे शब्दांश है। परा क्या हो गया, जो शब्दांश होगा वही क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, तो कहेंगे उपसर्ग कहलाएगा। तो इसमें उपसर्ग क्या है, तो कहेंगे इसमें उपसर्ग है परा। कितना इजी है ये नियम, कितना छोटा सा है मेरे दोस्त, पता चल गया कि नहीं। पीछे से आपको काम क्या करना है, सार्थक शब्द बनाना है। सार्थक शब्द बनाने के बाद जो हिस्सा बचेगा वो क्या होगा, तो कहेंगे उपसर्ग का होगा। बात समझ में आई कि नहीं। जो सार्थक शब्द बनेगा उसे ही क्या बोलेंगे, तो कहेंगे उसे बोलेंगे मूल शब्द। अब कहेंगे सर एक से काम नहीं होगा, और दीजिए। एक लेते हैं और शब्द अयोग्य। पीछे से क्या करो मेरे दोस्त, सार्थक शब्द बनाओ। अब पीछे से हम चलेंगे, इधर सार्थक शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो कहेंगे योग्य बनेगा। और बचा क्या, तो कहेंगे अबचा। इसमें योग्य क्या कहलाएगा, तो कहेंगे योग्य होगा मूल शब्द। और मैं बात करूं उपसर्ग की, तो उपसर्ग क्या है, तो कहेंगे अ जो है इसमें उपसर्ग हो जाएगा। पीछे से सार्थक शब्द बनाए तो क्या बना, योग्य। और बच गया तो कहेंगे अ बच गया, अ क्या कहलाएगा, उपसर्ग। सार्थक शब्द बनाने के बाद जो बचेगा वो क्या, तो कहेंगे उपसर्ग होगा। तो बात समझ में आई, इतना आसान है। अब मैं आपसे बोलूं उपवन, क्या बोला मैंने, उपवन। मैं आपसे बोलूं कि बताओ उपवन में उपसर्ग और मूल शब्द आप बताइए। किसमें, उपसर्ग में, उपवन में उपसर्ग और मूल शब्द आप बताइए। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, पीछे से सार्थक शब्द बनाना है। बनाइए, पीछे से सार्थक शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो कहेंगे वन बनेगा। और बच गया क्या, तो कहेंगे उप। वन इसमें क्या हो जाएगा, तो कहेंगे वन जो है मूल शब्द हो जाएगा। और बचा क्या है, तो कहेंगे उप बचा है। उप क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो कहेंगे उप जो है उपसर्ग हो जाएगा। इतना आसान है ये निंजा ट्रिक। ऐसा है ना मेरे दोस्त, पूरा का पूरा उपसर्ग हिट कर दोगे। आपको चुटकियों में बता रहा हूं, 10 मिनट में 100 क्वेश्चन करोगे उपसर्ग के ऐसे। 100 क्या, 100 से ज्यादा मेरे दोस्त। कभी भी गलत नहीं होता है ये ट्रिक। अब देखो अगला लेते हैं, एक लेते हैं शब्द अभियोग। कौन सा शब्द लिए, अभियोग। मैं आपसे पूछूं कि बताओ अभियोग शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग बताइए क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो कहेंगे सबसे पहले हम पीछे से बनाएंगे सार्थक शब्द। पीछे से सार्थक शब्द की बात करें तो क्या बनेगा, तो कहेंगे पीछे से सार्थक शब्द बनेगा योग्य। तो जो सार्थक शब्द बनेगा उसे क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, तो कहते हैं उसे मूल शब्द। लिख लो, मूल शब्द इसमें क्या बन गया, तो कहेंगे इसमें जो मूल शब्द बना वो हो गया योग।
अब बचा है क्या मेरे दोस्त? तो कहेंगे बच गया अभी। क्या बचा? अभी। तो जो बचा होगा वो क्या होता है? तो कहेंगे वो शब्दांश होगा, और यही क्या कहलाएगा हमारा? तो कहेंगे उपसर्ग कहलाएगा। तो अभी इसमें क्या है? तो कहेंगे अभी तो यहाँ पे है उपसर्ग। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? अब आइए और शब्द ले लेते हैं। एक लेते हैं विपक्ष। एक शब्द लिए क्या? तो कहेंगे विपक्ष। अब इसमें हमें ढूंढना है मूल शब्द और क्या ढूंढना है? उपसर्ग। अब देखो, मूल शब्द ढूंढने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? पीछे से सार्थक शब्द बनाएंगे। तो पीछे से बनाएंगे तो क्या बनेगा? तो कहेंगे बनेगा पक्ष। बना कि नहीं? पक्ष क्या हो गया आपका? तो कहेंगे पक्ष बन गया है इसमें मूल शब्द। और जो बच गया वो क्या कहलाएगा? तो कहेंगे जो बच गया वो उपसर्ग। बचा क्या है? तो कहेंगे वी। इसमें वी क्या हो जाएगा? तो कहेंगे वी हो जाएगा उपसर्ग। मैं आपसे बोलूं एक शब्द में कि बताइए, विभिन्न एक शब्द लिया, इसमें मैं आपसे बोलूं कि बताओ मूल शब्द और उपसर्ग क्या होगा? तो सबसे पहले काम आपको करना है कि पीछे से क्या बना देना है मेरे दोस्त? सार्थक शब्द। पीछे से सार्थक शब्द बनाओगे तो क्या बनेगा? तो कहेंगे भिन्न बनेगा। भिन्न क्या? सार्थक शब्द ही क्या होता है आपका? तो कहेंगे मूल शब्द होता है। बच क्या गया है मेरे दोस्त? तो कहेंगे बच गया है वी। अब वी क्या हो गया? तो कहेंगे वी हो गया आपका उपसर्ग। एक शब्द और लिया हमने, विनाश। क्या लिया मेरे दोस्त? विनाश। और विनाश में आपसे पूछो मूल शब्द और बताओ उपसर्ग, तो काम क्या करना है? पीछे से सार्थक शब्द बना दो। पीछे से बनाएंगे तो क्या बनेगा? नाश। नाश क्या हो गया आपका? तो कहेंगे मूल शब्द हो गया। और बचा क्या मेरे दोस्त? तो कहेंगे वी। जो बच गया वो क्या? तो कहेंगे उपसर्ग। जो बचा वो क्या है मेरे दोस्त? तो कहेंगे उपसर्ग है। इतना इजी काम। आइए कुछ और शब्द देख लेते हैं। जैसे एक शब्द ले लिए क्या? तो कहेंगे प्रहार। अब प्रहार शब्द में मेरे दोस्त सबसे पहले आपको क्या करना है? उपसर्ग बताना है आपको, मूल शब्द बताना है, तो पीछे से सार्थक शब्द बना दो। पीछे से गए सार्थक शब्द बनाने तो क्या बना? तो कहेंगे हार बना। हार क्या कहलाया आपका? तो कहेंगे मूल शब्द कहलाया। और बचा है क्या मेरे दोस्त? तो कहेंगे प्र क्या है आपका? तो कहेंगे उपसर्ग। एक शब्द और लिए, अभ्युदय। क्या लिए? अभ्युदय। अब देखो, इसमें हमें मूल शब्द और उपसर्ग बताना है, तो काम वही करेंगे पीछे से। पीछे से सार्थक शब्द बनाएंगे तो कुछ बनेगा। यहां य पे कौन सा मात्रा लगा है? छोटा ऊ का मात्रा। जब छोटा ऊ का मात्रा लगा है तो एक शब्द बनेगा उदय। क्या बना? उदय। उदय इसमें क्या हो गया? तो कहेंगे इसमें हो गया उदय मूल शब्द। और बच क्या गया मेरे दोस्त? तो कहेंगे अ बचा है, भ बचा है, य बचा है। य में से ऊ तो पहले बाहर निकल गया। क्या बचा? य बचा, भ बचा और अ बचा है। तो ये देखिए, यह जब ऐसी कंडीशन आती है, जब इसको अलग करेंगे तो इसमें संधि का नियम काम करेगा, और यह जो है जो आधा वर्ण है उस पे आके छोटी की मात्रा लग जाएगी। यहां पे क्या हो जाएगा? अभी। क्या बच गया है? तो कहेंगे अभी बच गया है। यहां पे अभी क्या है? तो कहेंगे अभी जो है उपसर्ग है। अभी क्या है? तो कहेंगे उपसर्ग है। तो मेरे दोस्त लीजिए आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो दबा के वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि आज की वीडियो आपको कैसा लगा। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।